गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की। आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज उससे पहले हम थोड़ा सा भारत के बारे में और हिमालय की जो निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है विस्तार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है और उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं, जिसके कारण उसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, वर्मा, नेपाल, भूटान, भारत के पड़ोसी देश प्लस भारत, उन सभी को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भौतिक प्रदेशों में अगर हम विभाजन करें, हम सभी जानते हैं कि ऊंचावच की दृष्टि से भारत में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ या कह सकते हैं कि समतल मैदानी क्षेत्र ऊंचावच की दृष्टि से अनेक प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। बात करें ऊंचावच की दृष्टि से, ऊंचावच की दृष्टि से भारत में पर्वत पाए जाते हैं 10.5% क्षेत्रफल पर। उसके बाद है पहाड़ियाँ, पठार और लास्ट है मैदान। पहाड़ियाँ पाई जाती हैं 18.6% भाग पर, पठार पाए जाते हैं 27.7% भाग पर और मैदान पाए जाते हैं 43.2% भाग पर। कि कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ ये सभी प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। भारत की अगर टोटल की बात की जाए 10.5% क्षेत्रफल पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.6% पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 27.7 पर पठार पाए जाते हैं और 43.2% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है मैदान के अंतर्गत है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से गंगा का मैदान जो भारत में स्थित है विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करता है और अपने आप में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। अब बात करेंगे कि अगर हम भारत को भौतिक दृष्टि से बांटा जाए तो कितने भागों में हम इसको बांटते हैं। देखिए अपनी अलग विशेषताएं हैं। ऊपर वाला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का विस्तार है। उसके बाद गंगा का मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार और जो हमारा समुद्र का तट लगता है उसको बोलते हैं हम द्वीप तटीय क्षेत्र। और जो हमारे द्वीप हैं छोटे छोटे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, वो आते हैं हमारे द्वीप समूह के अंतर्गत। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं यह हिमालय पर्वत। फर्स्ट पॉइंट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड पॉइंट है गंगा का मैदान या उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा हमारे पास आता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार और फोर्थ लास्ट पॉइंट है आपका तटीय द्वीप समूह। 4 भागों में बांटते हैं इनको। कभी कभी अलग अलग डिवाइडेशन भी इनका कर दिया जाता है, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। तो 4 भागों में मुख्य रूप से इसको बांटा गया। NCERT ने इसको 5 भागों में इसका डिवाइडेशन किया है। अब बात आती है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आज हम इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हिमालय है एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है।
जिसका निर्माण नवीन हुआ है। टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ। टर्शियरी युग में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ। अब बात आती है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से हुई। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि पहले जो हमारा संपूर्ण भूखंड था वो आपस में जुड़ा हुआ था। एक महासागर था और एक ही महाद्वीप था। महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पेंथालासा। जब इसका विभाजन हुआ तो पेंजिया के टुकड़े हो गए, तो उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और हमारा जो दक्षिणी भाग था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। ये कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। जब फर्स्ट में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या कह सकते हैं तो हमारे पास एक ही स्थल भूभाग था जिसका नाम था पेंजिया, उसके चारों तरफ एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। कार्बोनिफेरस युग में जब इसका विभाजन हुआ तो यह दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया जबकि इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब कहेंगे कि इसकी बात कहाँ आती है। अब बताते हैं हम आपको कि इसको हम कहाँ उपयोग में लेंगे। हिमालय की अगर उत्पत्ति की बात करें तो सबसे जो अच्छा सिद्धांत हम कह सकते हैं कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसमें क्या हुआ था कि जहां आपका वर्तमान समय में हिमालय पर्वत है, इधर वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ये वाला क्षेत्र है, इसमें टेथिस भूसन्नति। और जो तिब्बत वाला इधर वाला पठार था उसको बोलेंगे अंगारा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड। अब होता क्या है, इसके हम इधर बना लेते हैं। कोबर ने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने कहा था ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, और गोंडवाना लैंड। उत्तर में था हमारे पास अंगारा लैंड। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो सागर बहता था उसको हम बोलेंगे टेथिस भूसन्नति। भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। इधर आपके पास है अरब सागर और इधर है हमारे पास बंगाल की खाड़ी। इधर से भी नदियां प्रवाहित होती थी, इधर से भी नदियां प्रवाहित होती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें अवसाद जमा होता गया। भाई इधर से भी जो नदियां निकलती थी वो अपने साथ अवसाद, कंकर पत्थर मिट्टी बजरी लेके जाती थी। इधर से जो नदियां आती थी वो भी क्या अपने साथ अवसाद लेके आती थी। अब ये वाला जो जलीय भाग था ये इधर से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ था, इधर से अरब सागर से जुड़ा हुआ था। तो इन नदियों ने क्या किया, धीरे धीरे इसको भरना प्रारंभ कर दिया। इन नदियों ने धीरे धीरे इसको भरना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे इसमें भरना प्रारंभ कर दिया नदियों ने इसको। अब क्या होगा, अवतलन हुआ इसमें। जैसे ही इसमें अवतलन हुआ इसका यह भाग और नीचे धंस गया और यह भाग और नीचे धंस गया, इसमें अवतलन हुआ। जैसे जैसे दोनों तरफ से अवसाद बढ़ता गया, अंगारा लैंड की तरफ से जो नदियां आती वो अवसाद लेके आती, गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी वो अवसाद लेके आती गई और इसको धीरे धीरे बढ़ता गया। ये पूरा अवसाद से भर गया। राजस्थान में आपने छोटी छोटी झीलें देखी होंगी जो खारे पानी की हैं। ऐसा माना जाता है कि वो टेथी सागर के क्या हैं, अवशेष हैं। तो धीरे धीरे ये अवसाद बढ़ता गया।
अवतलन की प्रक्रिया हुई, नीचे धंसाव हुआ और इसमें जो चट्टानें हैं वो संगठित रूप में आने लगी। इसमें जो चट्टानें हैं वो संगठित रूप में आने लगी। धीरे 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 और क्या हुआ, इसमें अवसाद जमा होता गया और जिसके कारण किसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे इसमें अवसाद जमा होता गया, लेकिन इसके किनारों पर उभार आई। जैसे जैसे अवतलन बढ़ता गया, इसकी चौड़ाई क्या होती गई, कम होती गई। दोनों तरफ से, इधर से भी दबाव लगा और इधर से भी दबाव लगा, जिसके कारण इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई और किनारों पर से यह उभर गया। बीच वाला भाग समतल रहा और किनारों पर से यह भाग उभर गया। तो आपने देखा होगा, ये है हमारा तिब्बत, ये हमारा हिमालय और ये है हमारा कुनलुन। सबसे पहले ये हिमालय आया, जो समतल मैदान था वो तिब्बत का पठार और उसके ऊपर कुनलुन, उसके ऊपर कौन सा पर्वत आया, कुनलुन। तो ऐसा माना जाता है कि जो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत था उसके माध्यम से क्या हुआ था, इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। आगे बात करेंगे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जो संकल्पना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हेंस ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि हमारी पृथ्वी है, उसके 200 किलोमीटर के बाद कठोर चट्टानें आ जाती हैं, जिसको हम, या कठोर दृढ़ भूखंड है जिसको नाम दिया प्लेट। और जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो प्लेटों पर टिकी हुई है। 7 मुख्य प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं, उसकी सहायक प्लेटें हैं। छोटी प्लेटें या सहायक प्लेटें हैं। अब इन्होंने कहा सात मुख्य प्लेटें हैं और 20 छोटी सहायक प्लेटें हैं। अब प्लेटों का नाम बताते हैं जी आपको। अमेरिकन प्लेट, जैसे जैसे हमारे महाद्वीपों उसी के नाम से उसका नाम पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन का होता है यूरोप और एशिया की सम्मिलित प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इधर है आपकी इंडियन प्लेट। अब क्या होता है, ये दोनों प्लेटें संपीड़न बल के कारण आपस में क्या हुई, टकराई। क्योंकि प्लेटें जब, जो आपका गोंडवाना लैंड है यह उत्तर की तरफ खिसक रहा है, तो ये प्लेटें क्या होते हैं, आपस में टकराती रहती हैं। तो जो भारी प्लेट होती है वो अंदर धस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराई, ये इंडियन प्लेट है आपकी और ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, बीच में टेथी सागर था ही, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, आपस में टकराने की वजह से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। दोनों प्लेटें आपस में टकराई अवसाद के कारण और संपीड़नात्मक बल लगा। बल लगने के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय के बारे में बात करते हैं कि हिमालय को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय और दूसरा होता है हिमालय। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय और बाकी जो क्षेत्र बचाता है उसको हम हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में हमारे पास काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये श्रेणियाँ हमारे पास ट्रांस हिमालय में आती है। और इसके आगे वाला जो हमारे पास है वो मुख्य हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में शामिल है। अब बात आती है कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। हिमालय का विस्तार, इधर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। एक तलवार की भांति है। दूसरी बात देखिए आप, विश्व के जितने भी
पर्वत हैं वो उत्तर से दक्षिण है। बात करें हम रॉकीज की, कैसे है, उत्तर से दक्षिण है। बात करें एंडीज की, कैसे है, उत्तर से दक्षिण। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा पर्वत है जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम है, तो कौन सा है, हमारा हिमालय पर्वत। वर्ष वर्ष इससे नदियाँ निकलती जाती हैं और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं, अवसाद लेके आती हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब बात आती है क्या नदियाँ पहले थी या हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ उससे पहले भी हमारे यहाँ नदियाँ बहती थी। अब बात करते हैं हम हिमालय की। हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में 150 से 400 किलोमीटर चौड़ाई पाई जाती है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम, तो औसत ऊंचाई इसके पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। यहाँ पर यह संकरा है, जबकि पश्चिमी भाग में यह इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। यहाँ पर 150 किलोमीटर तक चौड़ाई पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में यहाँ पर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम, तो ऊंचाई में अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी भाग में अधिक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। हिमालय इस प्रदेश की बात करते हैं, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। कह सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु नदी है और जैसे ही भारत और म्यांमार, वर्मा का नया नाम म्यांमार है, इन दोनों के बीच एक श्रेणी जिसे अराकान योमा कहते हैं, अराकान योमा, यह सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा सीमा बनाती है और वहाँ से ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, सांगपो के नाम से निकलती है, सांगपो। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हिमालय की बात करें, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। कह सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है और तलवार की भांति इसका आकार पाया जाता है। इसका निर्माण हुआ था टर्शियरी युग में। टर्शियरी युग में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। हिमालय को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ट्रांस हिमालय की बात करी, उसके बाद वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जो वृहद हिमालय है हमारा, वृहद हिमालय सबसे ऊंचा वाला जो भाग है, इसका जो काल माना जाता है इयोसीन काल। उसके बाद है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय इसका विस्तार माना जाता है मायोसीन युग में। और तीसरा है हमारा शिवालिक। शिवालिक इसका विस्तार माना जाता है प्लायोसीन। आपके जितने जो हिमालय है उसका पूरे का विस्तार एक साथ नहीं हुआ था, उसके पूरे का निर्माण एक साथ नहीं हुआ था और वर्तमान समय में भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भी वह एक नवीन वलित पर्वत है। वलित का अर्थ होता है दो जो प्लेटें हैं उनके टकराने से एक नए उसका निर्माण होना। एक प्लेट हल्की होती है, एक भारी होती है, जिसके कारण नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो आपका हिमालय पर्वत है, हमने उसको 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। शिवालिक सबसे नीचे का भाग है
इनका अलग अलग युग में क्या हुआ था, इनका निर्माण हुआ था। वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ इयोसीन युग में, लघु हिमालय का मायोसीन युग में और शिवालिक का निर्माण हुआ प्लायोसीन युग में। अगर हम पूरे हिमालय की बात करें, अगर हिमालय की ऊंचावच की बात करें, ऊंचाई, तो पूर्वी भाग में इसकी औसत ऊंचाई अधिक पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में इसकी औसत ऊंचाई कम पाई जाती है। आपने देखा होगा कि इधर यह मैदान क्या है, संकरा, संकरा होने से इसकी ऊंचाई क्या हो गई, अधिक हो गई। यहाँ पर 150 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग में यह 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी भाग के अगर देखें तो हम पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो अधिक पाई जाती है। अब बात करें हम हिम रेखा। हिम रेखा क्या होती है भाई? हिम रेखा, हिम रेखा वो होती है जहां से बर्फ जमना प्रारंभ होती है। हिम का अर्थ होता है बर्फ, और रेखा जहां से बर्फ जमना प्रारंभ होती है, हिम रेखा। तो अब बात करें कि हिम रेखा की ऊंचाई की, तो हिम रेखा की जो ऊंचाई है इधर कम पाई जाती है, जबकि इधर अधिक पाई जाती है। उसका रीजन क्या है? इधर वर्षा अधिक होती है, तो हिमालय है पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। यहाँ पर जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। हिम रेखा ऊंचाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता विद्यमान है और यहाँ पर क्या है? शुष्कता है, मरुस्थल है। इसलिए हिम रेखा की जो ऊंचाई है पूर्वी भाग में कम पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। अब आप पूछेंगे रीजन क्या है? यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है, इसलिए हिम रेखा जो हिम है वो कम ऊंचाई पर जमती है, जबकि यहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाती है, इसलिए जो हमारी जो हिम रेखा है वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर इनकी मोटाई की बात करें हम कि सबसे अधिक इनमें से चौड़ाई किसकी है? वृद्ध हिमालय की है, लघु हिमालय की है या शिवालिक की है? तो सबसे अधिक जो चौड़ा है हमारा वो कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। सबसे चौड़ा कौन सा है इसमें हमारे पास? लघु हिमालय। और इसकी आकृति किसकी भांति है? हिमालय की तलवार की भांति है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय में हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और मुख्य हिमालय में महान हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है हमारा शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तीसरे पार्ट्स में हमारा शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपकी काराकोरम है, ये लद्दाख है, फिर सिंधु नदी है, उसके बाद आपकी जास्कर श्रेणी है। फर्स्ट है काराकोरम, उसके बाद सेकंड आपकी लद्दाख और तीसरी आपकी है जास्कर। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये सीरीज से हैं और ये ट्रांस हिमालय में शामिल हैं। आगे बात करते हैं हम वृहद हिमालय की।